देखें, ये तो जो बना रहे हैं वही आपको बता सकते हैं कि क्या ख्याल है उनका। बहरहाल मैं तो इतना ही कहूंगा कि ये इलेक्शन में बाहर निकलने के काबिल नहीं है। ये इंशाल्लाह किसी को मुंह नहीं दिखा सकेंगे। इनकी फरीद साहब हालत बिल्कुल ऐसी है जैसे कोई फैमिली नानी के घर जा रही हो और जो मैट्रिक में फेल हुआ बच्चा होता है वो कहता है मैनू बुखार है, मैं नहीं जाना। नाज़रीन, आज गुफ्तगू का आगाज़ कर रहे हैं साबिक वफाकी वज़ीर और अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा शेख रशीद अहमद साहब की गुफ्तगू से। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, कौमी असम्बली तहलील हो गई है, कैसा महसूस कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम फरीद साहब, क्या हाल है जनाब, आपका खैरियत है? बिल्कुल ठीक ठाक शेख साहब, आप अपनी सुनाइए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बस ये हुकूमत जाने की खुशी जो है वो तो सभी को है, आप लोगों को भी मुबारक हो कि इस गरीब दुश्मन हुकूमत से जान छूट गई है। और इसकी खुशी तो ऐसी है जैसे डरौने ख्वाब के दौरान एकदम आंख खुल जाती है। आप ख्वाब देख रहे होते हैं ना कि गर्दन को चाम चिड़िक चिंबड़ गई है और इससे पहले कि वो खून चूसना शुरू करे और एकदम आपकी आंख खुल जाए तो खुशी होती है। या आप किसी को 7वीं 8वीं मंजिल से गिरें और जमीन से लगने से पहले ही आपकी आंख खुल जाए, उस तरह की खुशी है। मैं समझता हूँ आप सबको मुबारक हो। ऐसे लग रहा था जैसे हुकूमत नहीं, इवल डेड पार्ट 2 चल रही है। माफी चाहता हूँ शेख साहब, ये हुकूमत आपको गरीब दुश्मन कहती है, ये आप इनको गरीब दुश्मन कहते हैं, तो गरीब का दोस्त कौन होगा? आपको मेरा ख्याल है ये एहसास इसलिए हुआ है कि मैंने ख्वाब में चाम चिड़िक का जिक्र किया है। तो ये आपका नहीं, दूसरी चाम चिड़िक का मैं जिक्र कर रहा हूँ। मैं इसलिए बोला नहीं, मैं क्या चाम चिड़िक का जिक्र चल रहा, मैं बोला ही नहीं। बहुत शुक्रिया आपका गौरी साहब। ये सारी दुनिया जानती है कि किसकी हुकूमत जो है वो चाम चिड़िक वाली थी और किसकी हुकूमत अल्लाह के फजल से आवाम को रिलीफ देती रही है। वाह, बिल्कुल। ये तो सभी जानते हैं। हाँ। बहरहाल आप सबको बड़ी बड़ी मुबारक हो। फरीद साहब, आप आधा किलो बदाना मंगा के अपने दोस्तों में तकसीम कर दें। शेख साहब, बताना कोई अच्छी सी दुकान से मिठाई मंगवाए। देखें, मैं देसी सा कल्चरल आदमी हूँ, मैं महल्ले की चीज़ों पे यकीन रखता हूँ। तो मैं तो अभी भी दही से मलाई उतार के खाने का बड़ा शौकीन हूँ। शेख साहब, हुकूमत गई है, तुसी बताना इंज मंगाण दे जिवें मुंडा साइकिल तो टेक के बच गया होंदा। ये ऐसी सिचुएशन है गौरी साहब, ये साइकिल से गिर के ही बचने वाली बात है। चले शेख साहब, आपने तो ये भी कहा है कि शहबाज शरीफ साहब ने तकरीरों, तारीफों और तस्वीरों के अलावा और कुछ नहीं किया। चलें आप इसमें थोड़ा सा इजाफा कर लें, उसने 3436 दफा उंगली को भी हिलाया है। शेख साहब, तुसी गिनन दे दो। शेख हो और गिनती पूरी ना करे, ये कैसे हो सकता? शहबाज शरीफ ने आनियों जानियों, फर्जी कहानियों और बेतुकी कारस्तानियों के अलावा मैं समझता हूं और कुछ नहीं किया। आखिरी हफ्ते में फरीद साहब कानून की लूट सेल भी इन लोगों ने लगाई है। बाय वन गेट वन फ्री के तहत इन्होंने वो कानून भी पास किए हैं जो अभी इन्होंने सोचे भी नहीं थे। तो शेख साहब, कौमी असम्बली का तो काम ही कानून पास करना है, इसमें लूट सेल वाली कौन सी बात है? जी, कानून पास करना ही है। मैं कब कह रहा हूं कौमी असम्बली जो है वो पानी वाली टैंकियां बेचती है। मगर इस तरह अन्य वाह जो कानून पास हुए हैं वो कैसे आप सोच सकते हैं कि सारे ठीक हुए होंगे? वो इक्का दुक्का कानून उसमें चले, ठीक भी इन्होंने पास किया होगा, बाकी सारे इन्होंने अपने फायदे के लिए पास किए। शेख साहब, बहरहाल ये आपके गिले शिकवे हैं, मगर वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ साहब ने तो ये कहा है कि ये 16 माह मुश्किल तरीन थे और 38 साल उनके सियासी कैरियर में इतना मुश्किल तरीन उन्होंने वक्त नहीं देखा। देखें, ये तो उनका ख्याल है ना, जो उनका दौरे इख्तदार रहा है इससे कड़ा वक्त अवाम ने भी कोई नहीं देखा। अब अवाम इनका असली चेहरा देख चुकी है फरीद साहब। जब बड़ा भाई छोटे पे यकीन नहीं कर रहा तो आवाम इन पे कैसे यकीन कर ले? आप ये देखें, ये कोई बंडी की चीज नहीं है जो शहबाज शरीफ साहब ये कह देंगे मेरे बड़े भरा आधा हिस्सा भी दियो। इसलिए अब सियासत की वजीर आजम वाली हट्टी पे छोटे भाई को बैठने की अब आदत हो गई है। अब आप देखें आगे क्या होता है।
शेख साहब रहने दें, आप तो नून से शीन, ऐन से गैन निकालते रहे, निकला कुछ भी नहीं, यानी इसी के मजदाक के खोदा पहाड़ निकला चूहा। देखें फरीद साहब, मैं दूरंदेश आदमी हूँ, मैं जो बात करता हूँ वो अगले जमानों की होती है। आपने वो फिल्म तो देखी होगी बैक टू द फ्यूचर, उसमें जो सफेद बालों वाला बाबा था वो मैं हूं जनाब। अगर निगरान वजीर आजम से इसहाक डार का नाम आउट हो गया है तो समझ लें कि नवाज शरीफ नॉक आउट हो गए हैं, बल्कि मैं तो कहूंगा गेट आउट हो गए हैं। जाने दे शेख साहब, ये आप माजी की बातें कर रहे हैं, अब तो मियाँ साहब की वतन वापसी की बातें हो रही हैं। फरीद साहब, वो जहाज अभी फैक्ट्री में बनना ही नहीं शुरू हुआ जिसमें बैठ के मियाँ नवाज शरीफ ने आना है। अभी ये दूर की बातें हैं, अभी वो माहौल देख रहे हैं, अभी वक्त देख रहे हैं, वो इतने भी भोले नहीं हैं कि इतनी जल्दी आ जाएं। भाई शेख साहब वो जहाज नहीं बना तो मियाँ साहब बाई रोड नहीं आ सकते? बाई रोड वो लंदर बैठे हुए हैं, ये चकचू मरे बैठे हुए हैं। अच्छा चलें शेख साहब, उनकी बातें जाने दें, आप अपने बारे में बताएं, आपकी सियासत कहाँ खड़ी है? मौत के खूह के फट्टे पर। मेरा मतलब है कि अच्छी जगह पे खड़ी है सर। ये तुम आखिरी दो लफ्ज ना कहते तो मैंने टीवी से निकल के तुम्हें फ्लाइंग किक मारनी थी। मेरा नाम शेख रशीद है, मैं अल्लाह के फजल से कभी हथियार नहीं फेंकता। बिल्कुल बिल्कुल, ना हथियार फेंकते हैं ना सिगार फेंकते हैं। हथियार हो या सिगार हो गोगा जी, ये फेंकने वाली चीजें नहीं होती, आप अपने करीब से ही कोई टोटा उठा के पी लें। शेख साहब गोगा जी दा वेट ज्यादा, टोटा चुकन लगे इन्हां दी उल्टबाजी लग जांदी है। और टोटे चुप करके बहु। गोगे की उल्टबाजी लगे तो लगता लैंड स्लाइडिंग हो रही है। बहरहाल फरीद साहब ये याद रखें कि शेख रशीद कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगा, अगर करेगा तो समझ लीजिएगा शेख रशीद का जमीर मर गया। जाने दे शेख साहब, मजबूरी में करनी पड़ जाती है प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो फिर समझ लीजिएगा कि शेख रशीद का जमीर मर गया। फरीद साहब, तारीख गवाह है कि मैं अपनी बात पे अल्लाह के फजल से खड़ा रहता हूँ। मैं वो स्टूडेंट नहीं हूँ जो स्कूल में छुट्टी लेने के लिए हर हफ्ते कह देता है मेरी नानी मर गई है। और मैट्रिक पास होने तक वो 320 दफा अपनी नानी मारता है। जाने दे शेख साहब, इतनी बड़ी बड़ी बातें ना करें। कहाँ आप कहा करते थे कि जेल मेरा ससुराल है, और जब बात आपके ऊपर केसेस की आई तो फिर अब आप छुपते फिर रहे हैं। देखें, आप पढ़े लिखे आदमी हैं फरीद साहब, आप लफाजी पे गौर किया करें। मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया है ससुराल का। ससुराल के साथ ताल्लुकात खराब हों तो ससुराल वाले फिर कोई अच्छा सलूक नहीं करते। इसलिए मैं समझता हूं कि अगर उन्होंने मेन हीरो नहीं बख्शा तो साइड हीरो का क्या हाल करेंगे। शेख साहब, आप तो अपने आप को मेन हीरो समझते हैं और आप खुद को साइड हीरो पे चले गए। और बेटा, जो हालात हैं साइड पे होना ही ठीक है। शेख साहब साइड पर हो गए हैं, इलेक्शन कैसे जीतेंगे? वो तो सर पे हैं। देखें, पहली बात तो ये है इलेक्शन सर पे नहीं है, लक पे हैं। और दूसरी बात ये है फरीद साहब, ये इन लोगों को महसूस हो रहा है कि हम इत्तेहादी इस वक्त कोई 1 दर्जन के करीब जमातें मिले हुए हैं और हम इलेक्शन जीत जाएंगे। इन इत्तेहादी जमातों में इत्तेहाद के अलावा सब कुछ है। वो जिस तरह बाजार से कीमे वाली टिक्की खाए ना तो उसमें कीमे के अलावा सब कुछ होता है। इसी तरह फरीद साहब, ये इत्तेहादी पार्टियों में इत्तेहाद के अलावा सब कुछ है। ये आपने देखा नहीं, पेशावर के ज़िमनी इलेक्शन में मौलाना फजलुर रहमान को 440 वोल्ट का झटका लगा है। ये तो वो बारिश आदमी है, वरना इस वक्त बैठ के गा रहे होते जोर का झटका हाय जोरों से लगा। मौलाना अपने समधी को गवर्नर तो लगवा सकते हैं, इलेक्शन नहीं जितवा सकते। मौलाना की सियासत तो फरीद साहब वो कटी हुई पतंग की तरह है, जिस तरफ की हवा है उधर कोई चली जा रही है। अंजाम क्या है? किसी दरख्त की सबसे ऊंची वाली टहनी के ऊपर अड़ के फट जाना। शेख साहब, फिलहाल आपके इत्तेहाद की सियासत भी कटी हुई पतंग की तरह है। पहली बात तो ये है गौरी साहब,
कि आपका घर बनाए हुए गुड्डे जैसा मुंह है, जिसकी एक आंख बड़ी और एक छोटी होती है, और वो बुरा इसलिए लग रहा होता है कि उड़ सही रहा होता है। दूसरी बात ये है कि ये ज़हन में रखें, शेख रशीद गली मोहल्ले का रहने वाला बंदा है, डोर जिसके मर्जी हाथ में हो गाटी डाल नहीं जानता है। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਹੀ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਕਰਤੀ। ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਫਾ ਗੁੱਡਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਡਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਡੋਰ ਖਿੱਚੋ ਤੇ ਫਾੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉੱਡ ਪਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਜ਼ੁਲਫੀ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। शेख साहब, निगरान हुकूमत बनने जा रही है, क्या ख्याल है इस बारे में आपका? देखें, ये तो जो बना रहे हैं वही आपको बता सकते हैं कि क्या ख्याल है उनका। बहरहाल मैं तो इतना ही कहूंगा कि ये इलेक्शन में बाहर निकलने के काबिल नहीं है। ये इंशाल्लाह किसी को मुंह नहीं दिखा सकेंगे। इनकी फरीद साहब हालत बिल्कुल ऐसी है जैसे कोई फैमिली नानी के घर जा रही हो और जो मैट्रिक में फेल हुआ बच्चा होता है वो कहता है मैनू बुखार है मैं नहीं जाना। अगर सारे जोर लगाएं तो वो कहता है तुसी चलो मैं तेरे पीछे पीछे आ रहा, क्योंकि उसे पता होता है नानी ने जांदियां सब तो पहली गल ही ये करनी है, उतरे या फिर फेल हो गए हैं। नाज़रीन,